हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो क्या क्या बात करेंगे दोस्तों? विश्व जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ, घनत्व क्या है और वृद्धि क्या है, वो हम बात करते हैं। किसी देश के निवासी ही उसकी वास्तविक धन है। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। तो किसी देश का क्या है, उसके वास्तविक धन क्या है, वहाँ के निवासी है। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष है, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने ही लोग मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। तो क्या है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई और यहाँ हम जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह भी क्या है, सत्य है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला ना दोस्तों, देखते हैं हम। जॉर्ज बी क्रेसी क्या कह रहे हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह भी सत्य है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली क्या है, एक छोटी जगह है और दिल्ली में क्या 3 करोड़ की आबादी रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो आगे क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या वितरण घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनसांख्यिक विशेषता को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है। तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या होता है, भूपृष्ठ माने भूमि में किस किस प्रकार लोग माने फैले हुए हैं, वितरित है। इस बात से लगाया जाता है मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है, जो मैदानी इलाकों में। और विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। एशिया के इन 6 देशों को क्या करना दोस्तों, पहचानना है। तो कौन कौन सा देश है आपका, देख लीजिए। चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है, मैक्सिको है। जनसंख्या क्या है, करोड़ों में है। ये डंडा लेके माध्यम सब समझ लो दोस्तों। स्वर्ण नहीं, वर्ण केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो एक राष्ट्र और कैसे मजबूत बनता है, स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। जनसंख्या का घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। माने प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व बट्टे में जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो उदाहरण के लिए देखें दोस्तों, प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या कितना है, 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व ये हो गया दोस्तों, कितना है जनसंख्या, है ना, 1.5 लाख है और 100 इसका क्षेत्रफल है, तो कितना होगा 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति कितना हो गया 1500। तो प्रदेशों के बारे में आपको क्या पता चलता है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी माध्यम में पूछा जाता है दोस्तों। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से और हमेशा ही पूछा जाता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या है, भौगोलिक कारक। तो क्या है, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है, 4। पहला क्या है, भौगोलिक कारक बता रहा हूं दोस्तों। तो क्या है, पहला जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु, चौथा क्या है, मृदा माने मिट्टी। तो ये क्या विस्तार से हम समझते हैं। जल की उपलब्धता, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे संघन बसे हुए क्षेत्र है। कितना है कि संघन क्षेत्रों में बसा हुआ है। दूसरा क्या है, भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मन ढालों पर बसने को वरीयता मतलब प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण यह है, ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। मतलब आसानी से क्या है, सड़क बना सकते हैं, उद्योग बना सकते हैं। और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र के विकास के में अवरोधक है। बहुत कठिन परिश्रम के साथ बाद वो बनता है दोस्तों, क्योंकि बनाना क्या है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या है, कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान है ना, गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय में पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो क्या है कि गंगा का मैदान क्या है, मैदानी इलाका है, सर्वाधिक लोग रहते हैं। और जबकि तीसरा, जलवायु, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या है, सुखद जलवायु माने अच्छा जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। चौथा क्या है, मृदा माने मिट्टी, उपजाऊ मृदा है, कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ माने दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि क्या उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो जिस क्षेत्र में उत्पादन भी कम होता है वहाँ भी जनसंख्या क्या है दोस्तों, कम रहते हैं। और जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, जो मिट्टी उपजाऊपन होता है, तो वहाँ भी जनसंख्या क्या रहता है दोस्तों, ज़्यादा रहता है। तो अगला क्या है, अगला हम बात करते हैं आर्थिक कारक। खनिज, पहला क्या है, खनिज, खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। तो जिस क्षेत्र में खनिज ज़्यादा होते हैं तो वो इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करते हैं। उस क्षेत्र में लोग या रोजगार उत्पन्न होता है। कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। तो जिनके पास स्किल हो और जिनके पास ना स्किल हो उनको भी रोजगार इस क्षेत्र में मिलता है। जनसंख्या को संघन बना देता है। अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण, नगर रोजगार के बेहतर अवसर है। नगर का मतलब तो है शहर। रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर क्या करता है, खींचता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर का आकार बढ़ जाता है। विश्व में विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करता है। तो लोग नगर की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, रोजगार के लिए, है ना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि गांव के क्षेत्र में शिक्षा रोजगार की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है तो लोग नगर माने शहर की ओर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा देखते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिक पीढ़ियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, माने इंडस्ट्री क्या करता है, रोजगार उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन चालक जैसे दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक
तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जैसे जापान के कोबे ओसाका प्रदेश में अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण संघन बसा हुआ है। तो औद्योगिकरण क्या है दोस्तों? इंडस्ट्री लोगों को रोजगार अवसर है ना, रोजगार उपलब्ध करवाती है। जैसे यहाँ पे बहुत क्षेत्र है, जैसे सेवा कर्मी भी होते हैं, जैसे दुकानदार है, बैंक कर्मी है, डॉक्टर है, अध्यापक है, ये सब क्या कहते हैं? सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़ करके चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकार लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। क्या आप अपने प्रदेश में ऐसे कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। तो क्या है परिवर्तन? जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, तो जनसंख्या क्षेत्र क्या है दोस्तों? किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे हम क्या बात करते हैं। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। माने समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.7 करोड़, 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ में से घटाए, तब हम जनसंख्या की वृद्धि माने 18.5 करोड़ की वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा। तो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि माने 2001 में कितना था और 2011 में कितना था, उसको घटाने से आपको क्या है पता चल जाएगा। जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाले जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। माने किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर है ना बढ़ने वाले जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है? जन्म और मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि यानी जन्म है ना मृत्यु प्लस में आप्रवास मतलब उत्प्रवास। तो जन्म भी होते हैं, मरते भी हैं, आप्रवास भी होते हैं, यहाँ से उत्प्रवास भी होते हैं। तो जनसंख्या के क्या होते हैं? इसको घटाओगे दोस्तों तो आपका वास्तविक वृद्धि हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? धनात्मक वृद्धि हम देखते हैं दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तब अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। जो जन्म दर हो वो मृत्यु दर से मतलब जितने लोग मर रहे हैं उससे भी अधिक हो, तब जब अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में क्या प्रवास कर जाए। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो? कम हो अथवा लोग अन्य प्रदेशों में प्रवास कर जाए। तो क्या है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कब होता है? कि जन्म दर है ना, जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या हो? कम हो। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तीन घटक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पेपर की दृष्टि से। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक है, जन्म मृत्यु और प्रवास। जन्म मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर माने CBR प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र में विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या माने अशोधित जन्म दर है वो 1000 के पीछे निकाला जाता है। माने किसी वर्ष में विशेष में जीवित जन्म माने कितने बच्चे जन्म लिया और कितने जीवित है, और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। ठीक है, और आगे क्या है दोस्तों? आगे हम समझते हैं
मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैंने प्रति हजार के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में मैंने कितने जन्म लिए और कितने मरे। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। किस प्रकार की जाती है? इस प्रकार देखिए दोस्तों, तो अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार है। अशोधित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य क्या है, उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या गुना में कितना है, 1000। तो हमेशा क्या है, तो जो भी जनसंख्या वो हजारों के बीच में निकाला जाता है। ठीक है। मोटे तौर पर मृत्यु दर से किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। तो पहला पॉइंट आपका था जन्म, और दूसरा था मृत्यु, और तीसरा क्या है, प्रवास। ये है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। प्रवास क्या है? जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसमें जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान में आगमन करते हुए गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थान क्या है? जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवासी अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। तो प्रवासी क्या होता है? अस्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, और क्या है, मौसम के हिसाब से। जैसे बहुत सारे जो किसान होते हैं वो फसल तो लगा दिया, फसल लगाने के बाद 4 महीने उनको बैठना पड़ता है, इसलिए वो शहर की ओर आ जाते हैं। क्या है, वो मौसमी प्रवासी हो सकते हैं। कुछ है प्रवासी अस्थायी होते हैं, क्योंकि शहर की ओर जाते हैं, अपना ज़मीन खरीद लेते हैं। कुछ क्या होता है, अस्थायी होते हैं, जो काम की तलाश में काम करते हैं, फिर अपने गाँव की 1-2 महीने के बाद गांव चले जाते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी है और एक क्या है, उत्प्रवासी हो सकते हैं, है ना? तो एक प्रवासी भी है, एक उत्प्रवासी हो सकते हैं। तो अप्रवास क्या है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। तो अप्रवास क्या होता है दोस्तों, कि प्रवासी होते हैं किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास क्या है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। अप्रवास क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवास कहलाते हैं। प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन के निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां मैंने बीमारी के कारण, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारणों उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस कारण जाते हैं? अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर, है ना, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन को संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक क्या करते हैं? आकर्षक करते हैं, है ना? तो लोग ये प्रत्येक कारण इस कारण छोड़ते हैं और इनको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु, है ना, गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक क्या करते हैं? आकर्षित, है ना, आकर्षक बनाते हैं। तो अगला क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट हम देखते हैं। जनांकीय लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे कि समाज ग्रामीण माने गांव, खेतीय और शिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्या का उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से
जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। क्या है? ग्रामीण खेतिहर, जनांकीय, नगरीय, औद्योगिक संक्रमण हो रहा है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांतों के 3 अवस्थाओं को वाले मॉडल की व्याख्या करते हैं। तो क्या क्या मॉडल है दोस्तों, वो हम आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर है ना। ये बांग्लादेश है, वर्षा वनों के आदिवासी है। ये देखिए दोस्तों, जन्म दर ऐसे हो रहा है ना। ये जन्म दर है पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में क्या है? उतार चढ़ाव हो रहा है। ये बांग्लादेश, पेरू, श्रीलंका, केन्या। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मरता, माने जितना पैदा लेते उतना मरते थे, क्योंकि लोग महामारी, भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति से होने वाले मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में क्या करते हैं? कार्यरत होते हैं। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा क्या थी? निम्न थी, माने कम समय तक लोग जीवित रहते थे। अधिकांश लोग अशिक्षित थे, माने पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके प्रौद्योगिकी स्तर क्या थे? निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ है। स्वास्थ्य संबंधी दशा व स्वच्छता में सुधार के साथ मरता में मृत्यु कम होने लगे, और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग है। तो पहली अवस्था में क्या है? जितने पैदा लेते थे उतने मरते थे। दूसरी अवस्था में क्या है ना, पैदा तो लेते थे, माने मृत्यु की संख्या कम होने लगा, क्योंकि लोग पढ़ने लगे, है ना। पढ़ने से क्या होगा? बहुत सारे जैसे डॉक्टर बनने लगे, तो स्वास्थ्य फैसिलिटी में भी वृद्धि होने लगा। तो धीरे धीरे क्या है कि मरने की संख्या कम होने लगा। अंतिम अवस्था में क्या है? प्रजननशीलता और मृत्यु दोनों अधिक घट जाती है ना। तो प्रजननशीलता भी घट जाती है और मृत्यु भी घट जाती है। जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यह मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। किसका? तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। लास्ट पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, मतलब जनसंख्या को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला क्या है? परिवार नियोजन, है ना। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे प्रचार क्या है? गर्भ निरोधक की, है ना, सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में क्या है? सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, जैसी वृद्धि होगी तो अकाल होगा, बीमारी, युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।